अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, अब जो हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, बात तो नहीं बात नहीं सही है। हमने लास्ट दफ़ा मेरे ख़्याल से 4 तक करे थे ना। हाँ, 4 तक करे थे। खैर 5 से अब हम शुरू करते हैं। एक सेकंड नज़र आइए। सही है। अब जो हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं वो है प्रैक्टिकल नंबर 5। इसका ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं, या कम से कम मेरे पास तो नहीं है, लेकिन जितना है मैं आपको उसके लिहाज से समझा दूंगा। क्योंकि इसमें एक ही चीज़ है जो मुझे भी समझ में नहीं आ रही, तो मैं ऑफकोर्स उसको ओवरलुक कर दूंगा। बाकी जब ऑब्जेक्ट आएगा तो फिर मैं शायद आपको बता दूँ। खैर इसमें यह है कि आपके पास एक जो है इक्वेशन दी हुई है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स, एक्स की लिमिट ग्रेटर दैन जीरो लिखी हुई है। हमें इसका सी डी एफ निकालना है। सही है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये आपने सपोज कर लिया है एक्स, क्योंकि जब एक्सपोनेंशियल आता है जैसे पहले इस सवालों में देखा होगा कि हम उसको टी सपोज कर लेते हैं आसानी के लिए। सही है। लिमिट हम वही रखते हैं, लेकिन बस टी सपोज कर लेते हैं जो अंदर एक्स लिखा हुआ होता है, ताकि जब एक्स की लिमिट अप्लाई करें तो मुश्किल पेश ना आए। तो एफ टी डी टी आपने बस यहाँ पर सी डी एफ निकाला, इंटीग्रेशन करी, आपके पास आंसर आ गया। राइट। इनवर्स सी डी एफ के लिए कुछ नहीं, यू इज इक्वल्स टू एक्स, यू इज इक्वल्स टू माइनस ई एक्स। अब ई एक्स को यहाँ पर लिया है क्योंकि एक्सपोनेंशियल है, तो आपको एल एन लगाना पड़ेगा, तो माइनस एल एन, और ये आपके पास वैल्यू आ गई। राइट। अब हमें जो था वो x1, और हमें सपोजिशन निकालना था x1 और x2। सही है। तो हमें x1 और x2 हमने रैंडम वेरिएबल्स हैं। सही है। सॉरी, रैंडम वेरिएबल्स नहीं है, रैंडम वेरिएबल्स एक्चुअली यहाँ पर म्यू1 और म्यू2 बनेगा। और फिर वो म्यू1 म्यू2 जो है वो x1 के इस फॉर्मूले में जाएगा, और फिर वो म्यू2 जो है x के इस फॉर्मूले जाएगा, तो x1 और x2 बनेगा। लेकिन खैर इसमें जो हमने लिखा हुआ है वो भी सही है, बस इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है म्यू1 और म्यू2, यानी जो रैंडम वैल्यूज़ है उसका कॉलम नहीं बनाया, डायरेक्ट यहाँ पर आपने वैल्यूज़ लिखी हुई है। बाकी सब कुछ तो सेम आपको पता है कि बस हमें वैल्यूज़ अप्लाई करनी होती है अंदर। इस इक्वेशन के अंदर आप पुट करें, आपके बाद आंसर आ जाएगा। 100 तक आपने निकाली। सही है। फिर उसके बाद आपने उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाया कि 0 से लेकर 3 तक निकालना है। 0 से 3 तक कितना है, 3 से 6 तक कितना है, 6 से 9 तक कितना है। सही है। फ्रीक्वेंसी बना दी आपने। एफ ऑफ वाई आपके पास जो था ये आपको प्रूफ करने को एक्चुअली बोला गया था। एफ ऑफ वाई भी निकालें, कंडीशनल था ये, 1 माइनस 1 ओवर 1 वाई। आपने बस 1 लिखा, और वाई की जो वैल्यू थी वाई आपके पास ये है। जैसा आप देख सकते हैं कि 1 प्लस 0, 1 प्लस 3 आपके पास जो पुट हो रही है वो लोअर लिमिट पुट हो रही है। सही है। 1 प्लस 6 लोअर लिमिट सप्लाई हो रही है, आपके पास आंसर आ जाएगा। सिंपल है। ये चीज़ आई सपोज आपको रटनी पड़ेगी, या रटने से ज़्यादा कंडीशनल अगर आप समझ रहे हो तो आप कर सकते हैं आराम से। सही है। फिर इसका जो है, कहाँ था मैं, हाँ, पी एक्स इज इक्वल्स टू, अच्छा ये एस लिखा हुआ है, ये एक्चुअली एस नहीं है, ये डेल्टा है। डेल्टा से मुराद होता है, जब आपने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी तो उसमें आपको शायद पता ही हो कि डेल्टा होता है रेट ऑफ चेंज एक्चुअली। राइट। डिफरेंशिएशन को भी जैसे हम रेट ऑफ चेंज के हिसाब से ही कहते हैं, या सपोज किया जा सकता है। तो रेट ऑफ चेंज बिटवीन एफ ऑफ वाई, ये एस नहीं है, ये डेल्टा, यानी ट्राइंगल एक तरीके से, ये बस कर्वी बन गया जिस वजह से एस लग रहा है, ये डेल्टा है, ट्राइंगल एक तरीके से। एफ वाई क्या मतलब है, 0 आया, 0.75, 6/7, ये कहाँ से वैल्यूज़ आ रही हैं, ये वैल्यूज़ इन वैल्यूज से आ रही है। इसमें वाई क्या, जैसे बता दिया, लोअर लिमिट सप्लाई होंगी, जैसे 0, 3, 6, 9, 9, 12, 15, 18, 21, 24 वगैरह। राइट। डेल्टा है 0, 0 के ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, तो 0, 0, 0.75, और उसके बीच में 0 के बीच में जो चेंज होगा ना उसको अप्लाई करेंगे, तो हम कर देंगे 0.75 यानी y2 माइनस y1। 0.75 माइनस y1 यानी 0, 0.75 आता है। फिर होगा कि 6/7, 6/7 माइनस 0.75, 3/28, इस तरीके से 9/10 माइनस 6/7, तो आपके पास इस तरीके से ऐसे वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी। राइट। जैसा आप देख सकते हैं वैल्यूज़ कम से कम होती जा रही। ये आपके पास रेट ऑफ चेंज है, यानी माइनस में। फिर आपके पास ये ई एफ क्या है, ये इज इक्वल्स टू है, माइनस नहीं, ई एफ इज इक्वल्स टू यानी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होता है टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है, इसमें ये पी है, और टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन हमें पता है 100 है, तो आप जैसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज़ आती जाएंगी। 100 क्या है, इसमें एन, 0 मल्टीप्लाई बाय 100 0, 0.75 मल्टीप्लाई बाय 100 75, 3/28 मल्टीप्लाई बाय 100 0.714, 10.714 सॉरी। इसी तरीके से करते रहेंगे, आपके पास वैल्यू आती रहेंगी। और इस तरीके से फिर ये पार्ट 3 है, फिर नीचे वाला ये एफ वाई वाला 1/1 में, इस पर आपने बस इंटीग्रेशन अप्लाई करी, वही हमने y को t सपोज कर लिया और इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, के बाद आंसर आ गया एफ ऑफ वाई। सही है।
अब ये वाला सवाल है उसका क्या कहते हैं, ग्राफ का। अब इसका मुझे सवाल एक्चुअली अप्लाई नहीं कर रहा, तो मैं ये वाला सवाल अभी के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। सही, आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल नंबर 6, ड्रॉ 100 पेयर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स म्यू 1 एंड म्यू 2 फ्रॉम 0 से 1, यानी यूनिफॉर्म वेरिएबल है ये। म्यू 1 म्यू 2 निकालना है, 0 से लेकर 1 तक इसकी लिमिट है, और 100 निकालना है। सही है। दूसरा पार्ट, ऑब्टेन अ पेयर ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल्स z1 z2 यूजिंग, अच्छा ये म्यूलर ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हुआ। म्यूलर क्या होता है मैं बताता हूँ। z को म्यूलर ट्रांसफॉर्मेशन से निकालना। बेस्ड, और फिर सी है, बेस्ड ऑन a एंड b सिमिलर टू रैंडम वेरिएबल्स x1 एंड x2 फ्रॉम n 5 और 2। अगर आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन का है n 5 और 2 से मतलब ये है कि मीन 5 है और वेरिएंस 2 है। इस तरीके से भी याद याद रखें क्या होता है, मीन और वेरिएंस ऐसे भी आ सके। सो ये फिर डी है, बेस्ड ऑन a एंड b सिम्युलेट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y, x1 और x2 को प्लस कर देना और y2 x1 माइनस x2 कर देना। सही है। अब ई में है, बताओ कि क्या y1 और y2 इंडिपेंडेंट है या नहीं। सही है। अब म्यूलर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको z1 की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए और z2 को बताना चाहिए कि म्यूलर ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए तरीका क्या है। उसका तरीका जो है वो ये लिखा हुआ है। z1 की ये वैल्यूज़ अप्लाई होती हैं, z2 की ये, इस तरीके से x1 की भी वैल्यू लिखी है और x2 की भी। सही है, कुछ नहीं है। म्यू 1 म्यू 2 में बस रैंडम वेरिएबल्स हैं, राइट। 0.758 आपके पास लिखा है, आप बस इसको z1 के इस फॉर्मूले अप्लाई कर देंगे z1 निकालने के लिए कि 0.758 -2 लॉग मल्टीप्लाइड बाय म्यू 1 यानी 0.758, फिर अब अंडर रूट ख़त्म, फिर कॉस मल्टीप्लाई बाय 2, और फिर ये जो बना हुआ है ये पाई है, वही वाला पाई जिसकी वैल्यू 3.143 होती है। आप भी यही लिखेंगे, 3.2 मल्टीप्लाई बाय 3.143, फिर मल्टीप्लाई बाय म्यू 2 क्या है 0.951। इस तरीके से सारे आप वैल्यूज़ पुट कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा z1 का। फिर इसी तरीके से z2 में भी आप म्यू 1 म्यू 2 की वैल्यूज़ अप्लाई करें इस फॉर्मूले के अंदर, z2 भी आ जाएगा। इसी तरीके से x1 में भी आप पुट कर दें। अच्छा, x1 में मीन और वेरिएंस लिखा हुआ है। मीन क्या है, जैसे मैंने को बताया था 5 है और 2 है, जैसे n ब्रैकेट 5 2 लिखा होता ना ऊपर, ये रहा, ये n, ये पहला वाला एरिया मीन है, दूसरा वाला वेरिएंस है। आप इसमें अप्लाई कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। सही है। इसी तरीके से फिर y1 y2 निकालना था, x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2। इसी तरीके से आप करते रहेंगे, आपके पास 100 वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब आ जाते हैं कंटिजेंसी टेबल। ये क्यों हमने बनाया, ये हमने पार्ट ई प्रूव करने के लिए बनाया है, जो अगर देखा जाए तो अपनी जगह पर एक दूसरा सवाल ही है, क्योंकि इसमें आपको ची स्क्वायर की इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ची स्क्वायर चेक इंडिपेंडेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सही है। अब क्या बनता है कंटिजेंसी टेबल, ये मैं आपको बताता हूँ। कंटिजेंसी टेबल ये होता है कि y1 और y2 के बीच में आप एक क्या कहते हैं मिडिल ग्राउंड ढूंढते हैं और फिर उनके लिए ऐसे पुट करते हैं। जैसे आप यहाँ से वैल्यूज़ आप अपनी देखिएगा, ये खुद से भी बना सकते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, या आप यहाँ पर सिंपल लिख दें कि ग्रेटर देन 1, फिर लेस देन 1, और यहाँ पर भी लिख दें, और फिर यहाँ पर लिख देते कि 10 से कम, 10 से ज़्यादा, और फिर 10 के बीच में जो भी है आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से -5 y2 और 2 कहाँ से आया आपके पास, यहाँ पर इस तरीके से आया कि यहाँ पर डेटा को ऑब्ज़र्व किया गया, जो y1 और y2 का डेटा, ये दोनों सेट्स है ना, इनको ऑब्ज़र्व किया गया, इनको देखा गया कि भाई कौन सी वैल्यूज़ कितनी कहाँ तक जा रही लिमिट्स। सही है। फिर उसके लिहाज से आपने y2 की एक लिमिट बना दी कि भाई 2 से y5 तक, और फिर आपने लिख दिया एक y2 1 से लेस देन b। सही है, ताकि दोनों एरियाज आपके पास कवर हो जाए। 1 से ज़्यादा भी है, सॉरी ये लेस देन है लिखा हुआ है। और फिर ये आपने y1 के लिए लिख दिया कि 0 से लेकर 10 तक, और फिर 10 से ज़्यादा। सही, क्योंकि ये दोनों फिर एरिया को कवर कर रहा है, राइट। क्योंकि y1 में फिर कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही, अगर आप चेक कर सकते हैं। ये देखें, y1 का टेबल है, ये अच्छी खासी आ रही है, राइट। z 12 12, इसमें नेगेटिव कहीं वैल्यू नहीं है, राइट। तो उन्होंने बस सिंपल कर दिया कि भाई 10, 0 से लेकर 10 तक, और फिर 10 से ज़्यादा जो भी होगा आपको पुट कर देंगे। इसी तरीके से आप y2 में भी पुट कर सकते हैं, इतना लंबी करने की ज़रूरत नहीं है कि y1 से कम और 1 से ज़्यादा भी आप लिख सकते हैं, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही है। जैसा आप देख सकते हैं 1 1, -1 -3 के बीच में ये घूम रही है वैल्यूज़, -3 प्लस +3 प्रॉब्ली के बीच में तकरीबन तकरीबन वैल्यूज़ घूम रही है। आप इस तरीके से यहाँ पर बना सकते हैं। सही है। फिर आप चेक करेंगे इन दोनों के टेबल में, आप फिर y1, क्योंकि ये जॉइंट है एक तरीके से, आप चेक करेंगे कि कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं y2 की जो 2 और -5 के बीच में आ रही हैं, और उसी की रॉ में समझ लें, जैसे ये रॉ एक, सही है, 6.431 वाली रॉ, और दूसरी रॉ है ये 1.333, मतलब एक ही रॉ का दूसरा कॉलम 1.333। अब इसमें आप चेक करेंगे कि क्या ये -5 और y2, ये कैस का y2 का जो कॉलम है, यानी ये वाला कॉलम,
क्या वो -5 और 2 के बीच में है? क्या ये -5 और 2 के बीच में है? हाँ है, बिल्कुल है, सही है। ये कंडीशन चेक हो गई। फिर आप चेक करेंगे अगर ये जी कैस का फिर y1 यानी ये वाला एरिया क्या वो 0 से 10 के बीच में है? हाँ भाई है। मतलब पहली कंडीशन भी चेक हो गई कि -5 और 2 के बीच में है y2 कॉलम, बिल्कुल है। और फिर दूसरी कंडीशन भी चेक हो गई y1 की कि भाई कि 0 से 10 के बीच में है, हाँ है। आपने है तो आप बस एक टैली मार्क लगा देंगे। इसी तरीके से फिर ये सेकंड लास्ट वाला देखिए 1.461, आपने y2 की वैल्यू चेक करी, क्या ये -5 और 2 के बीच में है? हाँ है। क्या ये वैल्यू y1 के 0 से 10 के बीच में? हाँ है। तो आप यहाँ पर एक और टैली मार्क लगा देंगे। इसी तरीके से ही ये टैली मार्क्स एक्चुअली लगाए गए हैं। इसी तरीके से देखिए -2.335 थर्ड लास्ट -2.335 जिसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ 8.763 y1 और -2.335 y2। अब आप चेक करें -2.335 जो है y2 का टेबल क्या वो 2 और -5 के बीच में है तो सही है। अब बताएं y1 क्या 0 से 10 के बीच में? हाँ है। तो एक और टैली मार्क लगा दिया। देखिए कि ज़्यादातर इस तरीके से, इसलिए ज़्यादातर जो है वो इधर ही वैल्यूज़ आई हैं। ये जो है एक्चुअली 11 है या 11 है, सही है। ये 11 हैं और ये फिर 36 है, सही है। 36 टैली मार्क्स में से। इसी तरीके से चलें देखते हैं अगर कोई डिफरेंट है। यार इस वाले में तो कोई डिफरेंट नहीं है। चले ये देखते हैं जैसे अभी कौन सा 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 लास्ट, मतलब नीचे से अगर 8वीं जो लाइन है जो ये वाली जिस पर मैंने क्लिक करा अभी, जिसमें y1 8.669 है और y2 2.443 है। इसमें क्या खासियत है मैं अलग से दिखाना चाह रहा हूँ, ये है कि अगर आप चेक करेंगे 2.443 जो y2 का आपके पास कॉलम है क्या वो y2 के बीच में आ रहा है? 2 और -5 के बीच में? जी नहीं, ये नहीं आ रहा। सही है, क्योंकि 2 से ग्रेटर है। 2.443 वैल्यू ही ग्रेटर लेकिन है ग्रेटर, तो ये इस वाले इसमें टैली मार्क में आ ही नहीं सकता। पहली कंडीशन टूट गई। फिर y2 की आप दूसरी कंडीशन देखें कि भाई हाँ भाई फिर 1 से ग्रेटर है। याद रखिएगा ये इन्होंने गलत है, ये ग्रेटर देन 1 है एक्चुअली। आप फिर यहाँ पर आ जाएंगे, ये इसमें आ रहा है y2 के, सही है। फिर आप देखेंगे 011, क्या ये 0 से लेकर 10 के बीच में है वैल्यू y1 की? क्या हाँ है, तो सही है। फिर आप ये वाला कॉलम तो चेक मार्क हो गया, सही है, क्योंकि 0 से लेकर 10 तक बीच में है 8.669। लेकिन ये -5 और 2 के बीच में नहीं है क्योंकि 2.443 है, ये ग्रेटर दैन 2 है, सही है। तो आप यहाँ पर फिर टैली मार्क लगाएंगे। इसी तरीके से आप कॉलम्स बनाते जाएंगे, सही है। इसी तरीके से फिर आप जब आपके पास ये सारे टैली मार्क्स हो जाएंगे या प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास होगा। और बस जो मैंने कहा अगर आप उसको देखते रहेंगे तो आपका हो ही जाएगा, सही है। आपने ये पूरी रॉ है, ये रॉ है एक, ये दूसरी रॉ है, फिर ये पहला कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है, राइट। 2 रॉ और 2 कॉलम। इस रॉ का टोटल लेंगे 47 है, इस रॉ का टोटल लेंगे 53 है, इस रॉ का टोटल लेंगे 74 है, सॉरी इस कॉलम का टोटल लेंगे 74 है, इस कॉलम का टोटल लेंगे 26 है। टोटल आखिर में 100 बनना चाहिए वरना मसला है, सही है। और ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं, यानी पहली रॉ मतलब पहली रॉ पहली कॉलम ये O11 है जो यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने। दूसरी कॉलम पहला रॉ यानी 21 या 12 कह लें, अगर आप रॉ क्लास देखें तो 012 लिखा हुआ है, सही। अब फिर देखिए दूसरी रॉ पहला कॉलम तो 021 और फिर ये दूसरा कॉलम तो 022, सही है। या के बाद आंसर आ गया। अब ये कंडेंसेशन टेबल सिर्फ वैल्यूज़ के लिए, अब टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस आ जाता है इंडिपेंडेंस चेक करने के लिए, आपने वैल्यू सिर्फ निकालने के लिए इस्तेमाल किए हैं। पहला क्या है y1 और y2 है इंडिपेंडेंट है जो हमें चेक करना है, और अगर नहीं हुआ तो हम h1 को सपोज कर लेंगे, सही है। ये रहा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है ना। आप यहाँ से नीचे आए, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर आप आ जाएंगे। हाइपोथेसिस की हेडिंग बना के 0.05 हम लेते हैं, अगर नहीं दिया तो फिर टेस्ट स्टेटिस्टिकल की हम ये लेंगे कि एक्स स्क्वायर को एल समीशन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी यानी ओ आई माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ई आई का स्क्वायर डिवाइड बाई ई आई यानी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ये ई आई और ये ई आई लिटरली एक है, सही है। ये फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम है जो हम को वो इस्तेमाल करेंगे टेबल से निकालने के लिए। ई आई का फॉर्मूला क्या होता है, यानी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का रॉ मल्टीप्लाइड बाय कॉलम डिवाइड बाय ग्रांड टोटल, सही है। और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या होती है जो आपके पास आई हुई है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आप इस तरीके से निकालते हैं। क्या होता है फ़र्क मैं बताता हूँ। कंप्यूटेशन पर आप आ जाए, ओ आई जे ई आई जे इज इक्वल्स टू आर आई मल्टीप्लाई बाई सी आई मल्टीप्लाई डिवाइड बाई ग्रैंड टोटल, सही है। O11 की अब हम वैल्यूज़ दिखाते हैं आपको कैसे हो रहा है। यहाँ पर उन्होंने लिखी हुई है, यहाँ सपोज ये भी लिखी हुई है बताने के लिए। R11 O11
O22 और E11 और E22 उन्होंने दोनों कॉलम बनाए ताकि बताने के लिए, सही है। O11 में आप चेक कर सकते हैं कि कितनी वैल्यू, O11 यानी पहला रॉ पहला कॉलम, इसमें आप चेक करेंगे कि इसकी रॉ क्या कहते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आती है, पहला रॉ पहला कॉलम, राइट। O11 यही है। O11 पहला रॉ पहला कॉलम में आप चेक कर सकते हैं, अगर आप इसको गिने तो ये है 36, सही है, पहला रॉ पहला कॉलम। फिर O21 क्या है या O12 क्या है, फिर आप इस वाले कॉलम पे देखिए कि भाई इसमें कितनी वैल्यूज़ हैं, इसमें 13 है। फिर आ जाए आप दूसरी रॉ पहला कॉलम, इसमें देखिए कितने 36 हैं। फिर आप इस वाली कॉलम पे आ जाए, कितने हैं इसमें, मेरे ख्याल से 13 हैं या 16 हैं, तो यानी O22 16 हो जाएगा। आप फ्रीक्वेंसी टैली मार्क गिनेंगे कितना है, देखिए 37, 36 नहीं, 37 सॉरी 37, 10, 37, 16, ये 11 है एक्चुअली, 10 नहीं है, मतलब बस आप फ्रीक्वेंसी आप गिनेंगे आप, सही है, टेबल में से कितनी है। ये आ गया O11, O12 और O21, O22। अब E11 और E12 निकालते हैं, रॉ मल्टीप्लाई बाय ग्रैंड टोटल, सही है। कैसे आता है, रॉ मल्टीप्लाई बाय कॉलम डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। E11 दिखाता हूँ मैं आपको। E11 इस तरीके से निकला कि पहली रॉ मल्टीप्लाई बाय पहला कॉलम डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल, सही है। पहली रॉ का आप ले लेंगे, पहली रॉ इसको और इसको मिलाकर पहली रॉ बनती है 47, ये टोटल आया हुआ है। फिर पहला कॉलम यानी इसको और इसको मिलाकर 74, ये बन जाएगा 47 मल्टीप्लाई बाय 74 डिवाइड बाय 100, ग्रैंड टोटल 100 है, सही है। तो आप ये एक सेकंड, क्या हो गया, सही है। ये देखें यार, मैंने क्या कहा था, 74 मल्टीप्लाई बाय 47 है, ये 40 लिखा हुआ है, गलत है, डिवाइड बाय 100। मैं आपको चलो दिखा देता हूँ। दूसरा है कि E21 यानी दूसरी रॉ पहला कॉलम, दूसरी रॉ ये रही, टोटल 53 वैल्यूज़ हैं, और पहला कॉलम E21 राइट 74, तो 53 मल्टीप्लाई बाय 74 डिवाइड बाय 100 होगा। 53 मल्टीप्लाई बाय 74 डिवाइड बाय 100, सही। इस तरीके से आपके पास चारों वैल्यूज़ आ गई। या आपने फिर दूसरा कॉलम यानी E12 और E21, सही है, E22 आपके पास वैल्यूज़ आ गई। फिर आप ये आपने जैसे ऊपर फ्रीक्वेंसी लिखी थी इसी तरीके से आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का टेबल बना देंगे, बस आप ये प्रॉबिलिटीज़ यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, सही है। इसके बाद आप कुछ नहीं करेंगे, आप ये क्या कहते हैं कैलकुलेटेड वैल्यूज़ निकालेंगे कि 37, ये कौन सा फार्मूला आ रहा है, ये फार्मूला ये रहा, सही है, OI माइनस EI। OI आपके पास वही है जो आपको दिया हुआ, हमने निकाला हुआ है 37 माइनस 34.78 का स्क्वायर डिवाइड बाय 34.78, प्लस आप चारों रॉज और चारों कॉलम्स का फिर बनाएंगे, सही है। मतलब दो रॉज और दो कॉलम्स हैं, यहाँ के यानी आपके पास चार वैल्यूज़ हैं। आप इन चारों की वैल्यू सप्लाई करेंगे और आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर 1.028। अब जो है आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई। अब आप निकालते हैं टेबुलेटेड वैल्यू। टेबुलेटेड वैल्यू कैसे निकलती है, मैं एक सेकंड ची स्क्वायर का टेबल खोलता हूँ, सही है। ची स्क्वायर का मैंने टेबल खोल लिया है। अब इसकी टेबुलेटेड यानी सॉरी हाँ टेबुलेटेड वैल्यू कैसे निकलेगी, वो उससे निकलती है, ये मैंने खोल दिया, सही है। अब ची स्क्वायर का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है और ऑफ कोर्स लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें भी पता है कि 0.05 है, वो ये रहा, ये ग्रीन करा हुआ इन लोगों ने, क्योंकि उन्हें भी पता है कि 0.05 आमतौर पर इस्तेमाल होता है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकलता है, जैसे टी टेबल और टी टेबल के हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें पता है कि n-1 है, राइट। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम है नंबर ऑफ रॉस -1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स -1 मल्टीप्लाइड बाय क्या कहते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सॉरी मल्टीप्लाई बाय लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कह रहा हूँ, कॉमन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सही है। दो होता है बस डिग्री ऑफ फ्रीडम, रॉ वन नंबर ऑफ रॉस -1 और नंबर ऑफ कॉलम्स -1, सही है। तो नंबर ऑफ रॉस हमारे पास कैसी थी, जैसे अगर आप इधर से भी आके देखें तो इधर भी लिखा हुआ है नीचे 0.05 2 - 1 मल्टीप्लाई बाय 2 - 1, ये क्या है, ये वैसे 0.05 के बीच में वो है, ये कॉमा है, इसको मल्टीप्लाई मत कर दिएगा आप, सही है। 2 - 1 1, 2 - 1 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ गया, सही है, 1 आ गया। 2 - 1 मल्टीप्लाई बाय 2 - 1 1 आ गया, क्योंकि 1 1 और फिर 1। अब 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है हमारे पास, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 और 0.05 लेवल सिग्निफिकेंस 3.841, ये वाली लिखी हुई है, 341 लिखा है लेकिन 841 है, सही है।
अब आप बताएं कि क्या एक्स टेबुलेटेड एक्स कैलकुलेटेड से बड़ी है छोटी है, जबकि एक्स कैलकुलेटेड 1.0 में आ रही है और ये 3 पॉइंट में आ रही है, तो बताएं। ये इसका फिर हम कंक्लूजन लिख देंगे कि भाई सिंस एक्स कैल इज लेस देन एक्स टू एक्स टैब, यानी एक्स जो टेबुलेटेड वैल्यू है वो ज़्यादा बड़ी है कैलकुलेटेड से, वी रिजेक्टेड एच नॉट कंक्लूड दैट वाई वन टू आर, वी एक्सेप्टेड है एक्चुअली, सही है। अब हम देखेंगे इसका क्या फॉर्मूला होता है कंक्लूजन का, कि भाई अगर एक्स स्क्वायर टैब यानी ची स्क्वायर की टेबुलेटेड वैल्यू अगर ग्रेटर हुई हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू से तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं एच नॉट, लेकिन अगर कम हुई यानी छोटी हुई है, यानी समझ लें कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी 1 पॉइंट में आने के बजाय 5 कुछ आ रही थी और टेबुलेटेड वैल्यू आपकी 3 ही है, तो यानी कैलकुलेटेड वैल्यू वो टेबुलेटेड वैल्यू से बड़ी है। इसका मतलब ये है कि वी कैन रिजेक्ट एच नॉट, लेकिन चूंकि ये छोटी है हम इसे लिखेंगे फेल टू रिजेक्ट एच नॉट, सही है, यानी एच नॉट है। और हमने लिख दिया क्या हाइपोथेसिस है कि डेट वाई वन एंड वाई टू आर इंडिपेंडेंट। अब इसी के साथ प्रैक्टिकल नंबर 7 पर